बढ़िया होगी। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी हमारा 7th लेसन स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम लोग बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे थे। सही है, इसमें मैंने ऑलरेडी आप लोग को लेक्चर नंबर 1 अपलोड कर दिया है और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, आज भी हम लोग बहुत सारे माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करेंगे और बहुत सारे उनके यूजेस देखने वाले हैं। क्लियरली समझ में आ गया? तो हाँ, देखो, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं कि हमारा जो JR ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर के ऊपर जाके, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्री और अमेजिंग कंटेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे क्विजेस आ रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज आ रही है, आपके बहुत सारे लेक्चर्स भी उसके ऊपर आने वाले हैं। ठीक है, सो आप जाके जरूर से उसको क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, 12 MB का एप्लीकेशन है। और यदि आपको मेरे से कोई डाउट है या फिर उस पूरे सेशन से कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली आके मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे क्लियर करते हैं, तो आप भी आके ये सारी चीजें कर सकते हैं। ऑल्दो अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भी पसंद आता है तो आप डायरेक्टली मुझे आके वहां पे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है, दैट इज एंटीबायोटिक के बारे में। ठीक है, इसके पहले जो चीजें थी वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 में कवर कर रखी थी, जैसे योगर्ट का प्रोडक्शन कैसे होता है, विनेगर का प्रोडक्शन कैसे होता है, चीज का प्रोडक्शन कैसे होता है, ब्रेड का प्रोडक्शन कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें डिटेल वाइज हम लोग ने स्टडी की थी लेक्चर नंबर 1 में। जितनी जितनी चीजें आपके बुक में आपके सिलेबस में दी हुई है, क्लियर है? तो आज हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे दैट इज एंटीबायोटिक्स के बारे में। देखो, एंटीबायोटिक्स नाम से समझो, एंटी का मतलब क्या होता है, जो चीज किसी के अपोजिट हो। ठीक है, जो चीज किसी के अपोजिट ऐसे बोल सकते हैं ना, तो हम लोग यहां पे लिख देते हैं दैट इज अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या? एंटी। बायोटिक्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बायोटिक्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार दे रही है। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज जो क्या कर रही है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार दे रही है, किल कर दे रही है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एंटीबायोटिक्स। अब आपको पता है कि आप लोग को बहुत सारी बीमारियां होती है, मलेरिया होती है, टाइफाइड होती है, बैक्टीरिया की वजह से। समझ रहे हो ना? जैसे अगर मैं टाइफाइड की बात करूं तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है सैल्मोनेला टाइफाई, जिसकी वजह से आपको टाइफाइड हो जाता है। सो ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया आपको क्या करते हैं, चीजें कॉज करते हैं, बीमारियां कॉज करते हैं। तो इसी के साथ साथ आपके पास या फिर हमारे नेचर में, हमारी नेचर मदर के पास ऐसे बहुत सारे यूजफुल बैक्टीरिया भी है जो उन बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। समझ में आ रही बात? मतलब कुछ ऐसे यूजफुल बैक्टीरिया, मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसे यूजफुल बैक्टीरिया जो क्या कर देते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। ठीक है, हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एंटीबायोटिक। मतलब वो क्या कर रहे हैं, खुद एक ऑर्गेनिज्म है और वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार दे रहे हैं। सही बात है? ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एंटीबायोटिक। ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक आपकी बुक में दिए हुए, जैसे पेनिसिलिन, दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, जो खोजा गया था। उसके बाद दिया है दैट इज सिफेलोस्पोरिन, ऐसा कुछ दिया हुआ है। या फिर उसके बाद देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया हुआ है। स्ट्रेप्टोमाइसिन आप लोगों को पता है एक बीमारी होती है निमोनिया करके। ठीक है, निमोनिया। तो निमोनिया की बीमारी में इसको यूज किया जाता है, क्योंकि निमोनिया किसके वजह से कॉज होती है पता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन निमोनिया, एक वायरस आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन निमोनिया करके, उससे कॉज होता है। एक वायरस बोल सकते हैं, एक बैक्टीरिया आता है। ठीक है, वायरस नहीं है, वो एक बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, कौन सा बैक्टीरिया है वो? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। वो क्या कॉज करता है, दैट इज निमोनिया। तो उसको मारने के लिए हम लोग यूज करते हैं दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। उसके बाद है टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन भी बहुत सारे दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज होता है। साथ ही दिया हुआ है दैट इज रिफामाइसिन। ठीक है, रिफामाइसिन आप लोगों की बुक में दिया हुआ है कि ये किसको किल करने के लिए यूज होता है, ये किल करने के लिए यूज होता है ट्यूबरकुलोसिस को। ठीक है, ये किसके लिए किल करने के लिए यूज होता है, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस आप लोगों को पढ़ा ही होगा ना, आप लोगों को पता ही होगा, टीबी की बीमारी बहुत सारे लोग को हो जाती है। सही है, तो उसको मारने के लिए आप लोग को एक दवाई खानी पड़ती है। उस दवाई में क्या होता है, दैट इज रिफामाइसिन। रिफामाइसिन क्या है, एक टाइप का बैक्टीरिया है जो जाके दूसरे बैक्टीरिया को किल कर रहा है। सही है, ठीक है, जाके दूसरे बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो ये जितने भी बैक्टीरिया है, और भी कुछ बैक्टीरिया आपके बुक में दिए हुए हैं, एग्जांपल दिए हुए, उन सबको पढ़ लेना। इतने सारे इंपॉर्टेंट नहीं, आप ये 4-5 याद रखोगे तो भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ बैक्टीरिया को किल करते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया, दैट इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए काम आते हैं। अब ये होते क्या है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता कि सर ग्राम पॉजिटिव क्या और ग्राम नेगेटिव क्या, ये कौन सी बला का नाम है। तो देखो, मैं तुम लोग को समझाता हूं। तुम लोग को स्ट्रेन का मतलब पता है? स्ट्रेन का मतलब नहीं पता? देखो, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि अगर आपको, देखो, नॉर्मली कोई बैक्टीरिया दिखता नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि वो हम लोग को जनरली दिखते ही नहीं है। तो उसको देखने के लिए हम लोग को उनके ऊपर कलर डालना पड़ता है। जैसे अगर आपको कोई चीज नहीं दिख रही है, कोई चीज कलरलेस है, तो आप क्या करो, उसके अंदर कलर डाल दो, तो आप लोगों को वो चीज क्या होने लगेगी, दिखने लगेगी। सही बात है? जैसे वाटर भी है, तो वाटर आपको नहीं दिख रहा ना नॉर्मल, आपका वाटर का कैसे मिक्स हो रहा है। जैसे आप लोग को अगर ये एग्जांपल समझाता हूं मैं आप लोग को, कि समझो आपके पास इतना पानी है। ठीक है, उस पानी को आप किसी दूसरे पानी में मिक्स कर दो, तो वो कैसे मिक्स हो रहा है वो आप लोग को नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वो पानी का, आपके पानी का भी
कोई जो कलर है वो कलरलेस है और जो जिसमें मिक्स कर रहे हो वो भी कलरलेस है। तो आप क्या करो, अपना जो पानी है ना उसके अंदर कोई दूसरा कलर डाल दो, ठीक है, उसके अंदर क्या कर दो, कोई कलर डाल दो। अब वो कलर्ड वाला पानी आप दूसरे कलरलेस वाटर में मिलाओ तो आप लोग देखोगे कि वो कलर वाला पानी से धीरे 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 नीचे आ रहा है। समझ में आ रही बात? मतलब अगर आपको कोई चीज नहीं दिखती है तो आप लोग क्या कर देते हो, उसके ऊपर कलर डाल देते हो। वैसे ही बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो हम लोग को अपने नेकेड आई से दिखते नहीं है, तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसके ऊपर कलर डाल देते हैं। इस कलरिंग के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। ठीक है, इसको हम लोग स्ट्रेन या फिर स्ट्रेनिंग बोल सकते हैं कि भैया इसको मैंने स्ट्रेन कर दिया तो क्या हो गया, मुझे यहाँ पे कलर दिखने लगे। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो स्ट्रेन करने के बाद कलर शो करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया है जो कलर डालने के बाद कलर शो ही नहीं करते। समझ में आ रही बात? तो बहुत सारे के ऊपर स्ट्रेन का इफेक्ट होता है, ठीक है, पॉजिटिव इफेक्ट होता है, किसी के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट होता है, मतलब उसके ऊपर मैंने कलर डाला फिर भी मेरे को नहीं दिखा बैक्टीरिया। समझ में आ रही बात? तो ऐसे बैक्टीरिया को जो दिखते हैं, ठीक है, जो आप लोग को कलर डालने के बाद दिखते हैं, उन बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं दैट इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब क्या, कि अगर आप किसी बैक्टीरिया के ऊपर कोई स्ट्रेन डाल रहे हो, कोई कलर डाल रहे हो और कलर करने के बाद वो आपको बैक्टीरिया कलरफुल दिखने लगे, ठीक है, तो ऐसे बैक्टीरिया को मैं क्या करूंगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और अगर आपने किसी बैक्टीरिया के ऊपर स्ट्रेन डाला और वो कलर आपको नहीं दिख रहा है, बैक्टीरिया फिर भी नहीं दिख रहा है आप लोग को, ऐसे बैक्टीरिया को मैं क्या कहूंगा, दैट इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझ में आ गया? ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, ग्राम नेगेटिव, समझ में आ गया। और ऐसे बैक्टीरिया को मारने के लिए ये अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया हम लोग, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरिया के एंजाइम्स हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं इस लेसन में, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स करके पूरा लेसन बना हुआ है, तो वो छोटे छोटे टॉपिक्स में आपको लोग को इजीली बताऊंगा, आप लोग को बस उसे दिमाग में रखना है, बाकी सब पूरा ये लेसन एकदम इजीली हो जाएगा। क्लियर है? समझ गया? आज आपने नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है, नेक्स्ट अपना माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स। ठीक है, माइक्रोब्स का यूज करके हम फ्यूल्स कैसे बना सकते हैं। फ्यूल्स आप लोग समझते हो ना, फ्यूल सिर्फ ये नहीं होता पेट्रोल डीजल, ठीक है, पेट्रोल डीजल से फ्यूल्स नहीं होता, बहुत सारे टाइप्स के फ्यूल्स होते हैं। जैसे हम लोग घर में खाना बनाते हैं तो एलपीजी आता है, एलपीजी आपके घर में आता होगा ना, ठीक है, तो वो एलपीजी क्या है, वो भी एक टाइप का क्या है, फ्यूल ही है। बहुत सारे लोग घर में, या फिर बहुत सारे पहले हम लोग बात करें तो कैरोसिन होता था, कैरोसिन का स्टोव होता था, फिर उस स्टोव को ऐसे डाल डाल के उससे में से कैरोसिन निकाल जला के हम लोग खाना बनाते थे, तो वो कैरोसिन भी क्या है, वो भी एक टाइप का फ्यूल है। तो ऐसे बहुत सारे फ्यूल्स हम लोग माइक्रोब्स की हेल्प से भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला है गैसियस फ्यूल में अपना मीथेन। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ये आप लोग ने पढ़ा होगा शायद साइंस 1 में। तो मीथेन CH4 कहां से मिलता है, आप लोग ने पढ़ा है, गोबर गैस का नाम सुना है कभी? कभी गोबर गैस का नाम सुना है, सुना ही होगा आप लोग ने, कि एक बड़ा सा एरिया होता है, उसके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो लोग वहां पे डाल देते हैं, फिर वो वेस्ट मटेरियल के अंदर जो अंदर पॉजिटिव कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करने लगते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद वहां पे गैस रिलीज करते हैं, जो कौन सी गैस होती है, वो मीथेन गैस होती है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो मीथेन गैस वहां पे क्या होता है, रिलीज होता है, और इस मीथेन गैस को आप लोग क्या कर सकते हो, जला सकते हो। और अच्छी बात यह है कि मीथेन गैस जलने के बाद कोई भी ये नहीं निकलता, धुआं नहीं निकलता मीथेन गैस। ठीक है, तो समझ लो ये एकदम पोल्यूशन फ्री है। हम लोग इसको लिख सकते हैं, इट इज पोल्यूशन लेस गैस। ठीक है, इट इज अ पोल्यूशन लेस, मतलब अगर आप इस गैस को जलाओगे तो आप लोग को पोल्यूशन नहीं देखने मिलेगा, कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं यहां से रिलीज होगा। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गया? ये हो गया, कहां से मिल रहा है आप लोग को, माइक्रोब से मिल रहा है। सही है ना, माइक्रोब से कैसे मिल रहा था, मैंने आप लोग को गोबर गैस का एग्जांपल दिया ना, गोबर गैस में क्या होता है, माइक्रोब से तो उसको क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं ना, माइक्रोब से उस वेस्ट मटेरियल को क्या कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां से क्या रिलीज हो रही है, गैस रिलीज हो रही है। क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है, नेक्स्ट है इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट है इथेनॉल। अब इथेनॉल क्या होता है, जिसने मेरी लास्ट वाली वीडियो देखी है, लेक्चर नंबर 1 देखा है, उसको पता होगा कि इथेनॉल कैसे बनता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी शुगर का मॉलिक्यूल ले लो, शुगर कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या, जैसे हो गया अपना व्हीट हो गया, राइस हो गया, इसको आप फर्मेंट कर दो। ठीक है, इसको आप क्या कर दो, फर्मेंट कर दो। तो यहां से दो चीजें बनती थी, याद है, यहां से दो चीजें बनती थी, एक CO2 और एक आपका इथेनॉल। ठीक है, एक CO2 और एक आपका क्या बनता था, इथेनॉल। तो यहां से इथेनॉल मिल गया। और ये इथेनॉल भी किससे बना हुआ है, ये भी किससे बना हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ना। यहाँ पे फर्मेंटेशन करने के लिए क्या लगा, आप देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे, स्ट्रेप्टोकोकस, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लगे थे, फिर बोल सकते हैं हम लोग लैक्टोबैसिलाई के स्पीशीज लगे थे। तो ये सारे स्पीशीज क्या कर रहे थे, इस शुगर को फर्मेंट करके दो कंपाउंड में चेंज कर रहे हैं, दैट इज अपना कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल। सही है, तो यहां पे क्या मिल गया मेरे को, इथेनॉल मिल गया। और इथेनॉल भी क्या है, एक टाइप का फ्यूल है, क्योंकि ये भी जलता है। ठीक है, ये भी क्या है, जलता है। उसके बाद है नेक्स्ट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस कहां से मिलती है, दैट इज बायो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मतलब क्या, यहां पे मैंने लिखा H2O। ठीक है, H2O क्या है, वाटर। अब अगर इस वाटर मॉलिक्यूल को मैं बीच से तोड़ दूं, ठीक है, लाइसिस मतलब क्या करना, तोड़ देना, फोटोलाइसिस मतलब क्या कर देना, तोड़ देना। यहां पे वर्ड लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन, और फोटो का मतलब होता है ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, ब्रेकडाउन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो मैंने क्या बोला कि ये H2O है,
ठीक है, इसके ऊपर मैं क्या किया, हीट मारा, हीट मतलब लाइट मारा, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, दैट इज H2 प्लस O2। तो यहां से क्या मिल गया, दैट इज H2 निकल गया। अब देखो यहां से O2 रिलीज हो रहा है, सही है, यहां से O2 रिलीज हो रहा है, तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये रिडक्शन प्रोसेस है। ये कौन सी प्रोसेस है, रिडक्शन प्रोसेस है। रिडक्शन समझते हो ना, जहां से O2 निकल जाए या फिर जहां से हाइड्रोजन आ जाए उसको हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिडक्शन मतलब क्या, कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीजन निकल जा रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं, दैट इज रिडक्शन प्रोसेस। इसकी अपोजिट एक प्रोसेस होती है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है या फिर ऑक्सीजन को हम लोग ऐड कर रहे हैं तो उसे मैं क्या बोलूंगा, ऑक्सीडेशन। लेकिन यहां पे क्या हो रही है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है, रिडक्शन। समझ में आ गया, समझा व्हाट इज मीन बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर समझ में आ गया, समझा, ठीक है। लाइसिस मतलब क्या होता है, देखो लिख लो कहीं पे, अपने बुक में कहीं लिख लो, लाइसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन, ठीक है। फोटो का मतलब होता है लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सही है। तो आप क्या कर रहे हो, ब्रेक डाउन कर रहे हो किसका, वाटर का, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और यहां पे एक वर्ड यूज हुआ है, दैट इज बायो। बायो मतलब क्या, कि आप ब्रेक डाउन तो कर रहे हो, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट कर रहे हो वाटर का, लेकिन यहां पे माइक्रोब्स यूज कर रहे हो भैया फोटोलाइसिस के लिए। फोटोलाइसिस कौन कर रहा है, तोड़ कौन रहा है उसको, ब्रेक डाउन कौन कर रहा है, यहां पे कुछ माइक्रोब्स कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, माइक्रोब्स फोटोलाइसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, यहां पे H2O, यहां पे कुछ माइक्रोब्स रहेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 प्लस O2, ठीक है। H2 प्लस O2, यहां पे 2H2O लिख दो, तो यहां पे 2 H2 मिल जाएंगे, सही है। 2H2O, H2 प्लस O2, यहां पे क्या मिल गया, मुझे हाइड्रोजन मिल गया, यही तो चाहिए था, मुझे हाइड्रोजन गैस चाहिए था। और यहां से क्या इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, इसीलिए इसे मैं क्या बोलता हूं, रिडक्शन प्रोसेस। क्लियर है, समझ में आ गया व्हाट इज मीन बाय माइक्रोब्स एंड फ्यूल्स, इतनी बातें क्लियर है। फिर नेक्स्ट है दैट इज बायोफ्यूल्स। बायोफ्यूल्स मतलब क्या होता है, देखो बायोफ्यूल्स क्या है, ये बहुत ही गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ऐसी एनर्जी है जहां से पॉल्यूशन बहुत ही कम होता है। इसमें से पॉल्यूशन होने का चांस बहुत ही कम है, साथ ही साथ आप जितनी भी चीजें यूज करोगे ना, जितने भी फ्यूल्स यूज करोगे ना, वो सारे के सारे कौन बना रहा है, माइक्रोब्स के द्वारा बनाए गए, सही बात है। तो यहाँ पे बड़े सारे टाइप्स के हम लोग को एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, गुड एनर्जी। गुड एनर्जी मतलब क्या, यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ही लेस हो रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो तीनों फॉर्म में मिल जाएगी अपने को, सॉलिड फॉर्म में मिल जाएगी, लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगी और गैसियस फॉर्म में मिल जाएगी। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो एक होता है कोल, ठीक है, कोल से थोड़ा पॉल्यूशन होता है लेकिन इतना नहीं होता। फिर आता है काउ डंक, ठीक है, काउ डंक आप लोगों को पता ही होगा, जिसमें हम लोग गोबर गैस को यूज करते हैं। और क्रॉप रेसिड्यू, ठीक है, क्रॉप रेसिड्यू मतलब क्या, कि अगर आप खेती वेती करते हो तो जो बचा हुआ पार्ट है, मतलब आप लोग ने चावल गेहूं बेच दिया, उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट था वो क्या किसके अंदर आ जाएगा, क्रॉप रेसिड्यू के अंदर आ जाएगा। क्लियर है, तो ये हो गया सॉलिड का पार्ट। अगर मैं लिक्विड की बात करूं तो लिक्विड में क्या, वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल मतलब क्या, जो आप लोग घर पे अपने खाते हो बना के, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसके अंदर से ऑयल निकाला जाता है, जैसे सोयाबीन होता है, सोयाबीन ऑयल होता है, फिर सनफ्लावर ऑयल होता है, फिर हम लोग बोल सकते हैं राइस ब्रान ऑयल होता है ना, राइस के अंदर से निकाला जाता है ऑयल। तो ऐसे बहुत सारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है, एडिबल ऑयल्स हो जाते हैं। फिर अल्कोहल्स, ठीक है, अल्कोहल्स के अंदर क्या आ गया, अभी मैंने आप लोग को बताया ना, दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल इज अ टाइप ऑफ अल्कोहल, ठीक है। कहां से निकलता है, ये फर्मेंटेशन से बनता है। उसके बाद अगर मैं गैसेस की बात करूं तो गैसेस में बहुत सारे हैं, जैसे गोबर गैस, ठीक है, गोबर गैस के अंदर से क्या निकल रहा है, मीथेन, और भी कुछ गैसेस निकलती है लेकिन मीथेन सबसे ज्यादा निकलता है। उसके बाद कोल गैस, कोल गैस कहां से निकलती है, इस कोल के मॉलिक्यूल से। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये तीन टाइप के, तीन सोर्स समझ में आ गया, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये सारे क्या है, बायोफ्यूल्स है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, जनरली बायोफ्यूल्स है। समझ में आ गया इतना, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक से इसको हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे। दूसरा क्या है, माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल क्या है, देखो हमारी बुक हम लोग को समझा रही है कि हमारे देश में, ठीक है, देश में बोल सकते हो या फिर वर्ल्ड में बोल सकते हो कि पॉपुलेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, सही बात है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। अगर मैं आज की बात करूं तो आज अराउंड पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है, ठीक है, 8 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो जितना पॉपुलेशन बढ़ेगी उनका कचरा भी तो उतना बढ़ेगा। देखो हर घर से कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता ही है, जो घर में खाना बन रहा है, चीजें हो रही है, प्रोसेस चल रहा है, उसके अंदर क्या निकल रहा है, वेस्ट मटेरियल निकलता ही है। तो जितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना ही क्या बढ़ रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, ठीक है, उतना ही क्या बढ़ रहा है, पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो हम लोग इस माइक्रोब्स को यूज करके, ठीक है, माइक्रोब्स को यूज करके कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं,
समझ में आ रही बात? हम माइक्रोब्स को यूज करके कैसे पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, वही हम लोग इस टॉपिक में सीख रहे हैं। आगे बड़ी सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी इतना समझ में आया क्या बोल रही है आपकी बुक? आपकी बुक ना कहानी सुना रही है कि देखो बच्चों, हमारे दुनिया की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितना ज्यादा लोग खाना खाएंगे, ठीक है, खाना तो सबको चाहिए, तो जितना लोग खाना खाएंगे उतना ही क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट भी बढ़ेगा। अब जितना वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही क्या बढ़ेगा, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा। तो इस पॉल्यूशन को हमें कम करना जरूरी है, क्योंकि पॉल्यूशन अगर ज्यादा बढ़ता गया तो हमारे अर्थ, मदर अर्थ को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ है, हम लोग बोल सकते हैं, वो खत्म भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है उसके अंदर रिसोर्सेज है वो ये है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कांस्टेंट है, मतलब इतना ज्यादा नहीं है, सबके लिए नहीं है, ऐसी बात है ना। अभी मैं बोल सकता हूं कि जितने भी पॉपुलेशन है, ठीक है, जितनी पॉपुलेशन है उनके लिए इनफ हमारे पास रिसोर्सेस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रिसोर्सेस कभी खत्म नहीं होंगे। ये रिसोर्सेस ऐसा तो नहीं है कि हमेशा चलते रहेंगे, हमेशा 100 साल, 150 साल, 1 साल, 1 लाख साल, 2 लाख साल ऐसे चलते रहेंगे, नहीं ना। ये रिसोर्सेस कभी ना कभी आगे चल के खत्म भी हो सकते हैं, इसीलिए हमें इन रिसोर्सेस को कम से कम यूज करना है, वेस्टेज नहीं करना है, सही है, इसका वेस्टेज नहीं करना है, जितना हो सके उतना कम से कम यूज करना है। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हम सबकी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल। तो पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल करेंगे हम लोग? कुछ माइक्रोब्स को यूज करके, वही हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। आ जाओ पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है? लैंड फिलिंग साइट। देखो लैंड फिलिंग साइट मतलब क्या, कि जनरली गांव के अंदर क्या होता है कि गांव में थोड़े कम लोग रहते हैं और एरिया ज्यादा होता है, तो लोग वहां पे क्या बना देते हैं, एक डंप बना देते हैं, फिर गोबर गैस जैसा कुछ प्लांट बना देते हैं, जिसके अंदर सब लोग अपना जो कचरा है वो जाके डाल देते हैं, जिसके अंदर से गैस निकलती है। लेकिन अगर यही बात करूं मैं सिटीज की, तो सिटीज में अगर मैं कंपेरेटिव बात करूं तो विलेज से बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है। अगर मैं सिटीज की बात करूं तो सिटीज में जो नंबर ऑफ पीपल है रहने वाले, वो बहुत ही ज्यादा है, तो वहां से जो कचरा है, ठीक है, जो वेस्टेज है, वो भी क्या निकल रहा है, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में निकल रहा है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट लैंड फिलिंग साइट्स बनाती है, ठीक है। लैंड फिलिंग साइट्स मतलब क्या, कि जहां पे लोग रहते हैं उससे थोड़ा सा दूर जाना, ठीक है, थोड़ा सा दूर जाओ, क्योंकि भैया वो साइट्स में बहुत ही कचरा हो सकता है ना, वहां से बीमारियां भी फैल सकती है, तो लोगों से उस चीज को दूर रहना चाहिए। तो थोड़ा दूर जाओ और वहां पे क्या करना है, आप लोग को गड्ढा खोदना है, और उस गड्ढे में सबसे पहले क्या लगाना है, एक प्लास्टिक की शीट लगानी है। यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे डायग्राम समझ में आएगा आप लोग को। देखो ये वाला जो दिख रहा है, यहाँ पे एक कैबिनेट सा बनाना है, ठीक है। क्या बनाना है आप लोग को? एक कैबिनेट सा बनाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज सॉइल कवर, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपका जो ये है वेस्टेज है वो इस सॉइल में मिक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी खराब नहीं होगी। नॉर्मली क्या करते हैं पता है, लोग जाके ऐसी कचरा फेंक देते हैं सॉइल के ऊपर, तो उससे सॉइल की भी क्वालिटी क्या होती है, खराब होती है। सही बात है, सॉइल की भी क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब हो सकती है। तो आप लोग को ऐसा नहीं करना है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक ऐसा कवर बना रही है, ठीक है, एक ऐसा वेंटिलेटर बना रही है, वेंटिलेटर, समझ में आ रही बात? ऐसा एक कवर बना रही है, जिसके अंदर क्या करेगी, वो साले के सारे जितने भी सॉइल, जितने भी उसके वेस्ट मटेरियल है, सीवेज मटेरियल, वो क्या करेगी, इसके अंदर डंप कर देगी, और वो इसी के अंदर रहेगा। मतलब ये इसके बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर नहीं, इसके अंदर ही रहेगा, वो इसके बाहर कभी भी नहीं जा सकता, जिसकी वजह से आसपास की जो चीजें हैं वो खराब नहीं होंगी, ठीक है, आसपास की चीजें खराब नहीं होंगी। फिर क्या बोला इन्होंने कि इसके अंदर वो क्या, देखो ये दिख रहा है, ये गार्बेज है, ठीक है, ये सारे क्या है, गार्बेज। आप लोग को ब्लू कलर दिख रहा है, येलो कलर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? चलो मैं इससे बनाता हूं। ये जो गार्बेज है, ठीक है, कौन कौन से गार्बेज ये दिख रहे हैं, कचड़े, इस गार्बेज को इसके अंदर डाल दिया गया है। अब जैसे इस गार्बेज को इसके अंदर डाला, इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स छोड़ दिए जाते हैं। ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, धीरे धीरे इन चीज को डिग्रेड करने लगते हैं, ठीक है। जितने भी ये है ना, यहाँ पे जितने भी यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट है उसको क्या करने लगते हैं, माइक्रोब्स डिकम्पोज करने लगते हैं। तो डिकम्पोज करने के बाद वहां से वो गैस रिलीज कर देंगे, कौन सी गैस, दैट इज मीथेन गैस। कौन सी गैस, मीथेन गैस, वहां से क्या कर देंगे, वो रिलीज कर देंगे, जिसकी वजह से हमारा देखो दो फायदा हो गया। एक तो हमारा जो वेस्ट मटेरियल था, जो हमारा ये था वेस्ट था, वो भी क्या हो गया, एक जगह पे हो गया, और इससे हम लोग को एक मीथेन गैस भी मिल गई, जो कि अच्छे सोर्स की गैस है, जिससे हम लोग बहुत सारे फ्यूलिंग वाले काम भी कर सकते हैं। अपना घर पे जो चूल्हा है, ठीक है, वो भी मीथेन गैस से जल सकता है, क्योंकि मीथेन गैस उससे कोई पॉल्यूशन भी नहीं होगा। सही है, सो इट इज अ ऑर्गेनिक गैस। ये कैसी गैस है, एक ऑर्गेनिक गैस है। क्लियर है, समझ में आ गया लैंड फिलिंग साइट के बारे में। आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज सीवेज मैनेजमेंट। अब वही सारी चीजें देखो, घुमा फिरा के वही सारी चीजें आप लोग की बुक बता रही है। सीवेज मैनेजमेंट क्या होता है, देखो सीवेज मैनेजमेंट हम लोग क्या पढ़ना है कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स है जो क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज कर सकते हैं, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स को वो कन्वर्ट कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स इतना ये नहीं खराब नहीं होता हमारे नेचर के लिए, तो बहुत सारे हार्मफुल गैसेस को वो अच्छे गैसेस में, या फिर हार्मफुल केमिकल्स को एक अच्छे केमिकल में क्या कर सकते हैं, वो कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी चीज को हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन किसका किसका हो सकता है, हार्मफुल केमिकल्स का भी हो सकता है,
और पैथोजेंस का भी हो सकता है। पैथोजेंस मतलब क्या, बहुत सारे ऐसे हम लोग बोल सकते हैं बैक्टीरियाज होते हैं जो क्लोरेला, टाइफाइड, ऐसे बड़े, मलेरिया, ऐसे बड़े टाइप की बीमारी आपको ये करते हैं, बहुत सारी बीमारियां देते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं टाइफाइड, ठीक है, क्लोरेला, मलेरिया, ठीक है, समझ में आ रही बात। ऐसे बड़े सारे आप लोग को एक्सेट्रा लिख देता हूं ना, ऐसे बड़े सारे आपको बीमारियां दे सकते हैं ये पैथोजन, तो इनको भी मारने का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स, जैसे होता है फिनॉल, ठीक है, जैसे केमिकल होता है फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को बना के दिखा देता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे एक OH मॉलिक्यूल लगा होता है, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, फिनॉल का, ठीक है। तो इसको डिग्रेड करने वाले जो केमिकल्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ज़ेनोबायोटिक केमिकल्स को भी, ठीक है, किसको, ज़ेनोबायोटिक केमिकल्स को भी डिग्रेड कर सकते हैं। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो फिनॉल को डिग्रेड कर सकते हैं, देखो फिनॉल इतना ज्यादा खराब नहीं हमारे नेचर के लिए, फिनॉल ठीक है चलो, लेकिन जो ज़ेनोबायोटिक केमिकल्स है ये बहुत ज्यादा खराब होते हैं हमारे नेचर के लिए बच्चों, ठीक है। तो इनको डिग्रेड करने वाले जो बैक्टीरिया है, मतलब फिनॉल डिग्रेडिंग बैक्टीरिया भी क्या कर सकते हैं, ज़ेनोबायोटिक बैक्टीरिया को भी क्या कर, ज़ेनोबायोटिक केमिकल्स को भी क्या कर सकते हैं, वो डिग्रेड कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया इतना, ठीक है। और पैथोजेंस मैंने आप लोगों को बता दिया, जैसे कोई जो पैथोजेंस है टाइफाइड कॉज कर रहे हैं, क्लोरेला कॉज कर रहे हैं, मलेरिया कॉज कर रहे हैं, ऐसे पैथोजेंस को भी हम लोग मार सकते हैं, किसके अंदर, सीवेज मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर है, समझ में आ गया सीवेज मैनेजमेंट, ठीक है। सीवेज मैनेजमेंट जनरल से यही है ना कि आपके जो एरिया का सीवेज है, कचरा है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे उसके ऊपर माइक्रोब्स डालना है जिसके वजह से वो डिकम्पोज हो जाए और बाकी लोगों को बीमारियां ना फैले। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज क्लीन टेक्नोलॉजी। क्लीन टेक्नोलॉजी मतलब क्या, कि कैसे आप वेस्टेज को, ठीक है, बहुत सारे वेस्ट पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स पड़े हैं, उसको कैसे आप क्लीन करोगे, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लीन टेक्नोलॉजी में। क्या है यहाँ पे, माइक्रोब्स आर कैपेबल टू डिकम्पोज दी मैनमेड केमिकल्स टू, ठीक, क्या बोल रहा है ये, कि ऐसे माइक्रोब्स भी दुनिया में अवेलेबल है जो मैनमेड केमिकल को, जैसे जो केमिकल्स हम लोग ने बनाए, जो इंडस्ट्रीज में बनते हैं, उनको भी डिकम्पोज करने का पावर रखते हैं, ठीक है, उनको भी डिकम्पोज करने का पावर उनके पास है। तो ऐसे बहुत सारे हम लोग को माइक्रोब्स देखने के लिए मिलते हैं, समझ में आ रही बात। तो इन माइक्रोब्स को हम लोग यूज करके जो हार्मफुल केमिकल्स है उनको भी क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज या फिर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। कौन कौन से हम लोग बोल सकते हैं, जैसे सल्फर हो गया, ठीक है, सल्फर को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर हम लोग बोल सकते हैं दैट इज कॉपर, समझ में आ रही बात, ठीक है, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, ऐसे बड़े सारे टाइप के हम लोग जो ये है बैक्टीरियाज है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहां पे देखो सल्फर को डिस्ट्रॉय करने वाला एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फो बैसिलाई, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, लिख लेना अपने बुक में कहीं पे, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है दैट इज सल्फोबैसिलाई। ये क्या कर सकता है, सल्फर को डिग्रेड कर सकता है, ठीक है, किसको डिग्रेड कर सकता है, ये सल्फर को डिग्रेड कर सकता है। ऐसे बड़े सारे टाइप के बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया यूरेनियम को भी डिग्रेड कर सकते हैं। यूरेनियम पता है आप लोग को, जैसे बहुत सारे जो एटॉमिक पावर प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक पावर प्लांट में क्या होता है, यूरेनियम का यूज करते हैं। आप लोग को 5th लेसन में पढ़ाया होगा सर ने कि जिसमें थर्मल नहीं, अपना एटॉमिक पावर प्लांट, ठीक है, एटॉमिक पावर प्लांट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, यूरेनियम लेते हैं और यूरेनियम को हम लोग क्या करते हैं, बम्बार्ड करते हैं, उसके अंदर रिएक्शन लाते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं वो फिजन रिएक्शन होती है, ठीक है, फिजन रिएक्शन में क्या हो जाते हैं, वो दो पार्ट में टूट जाते हैं ना, एक अलग अलग दो कंपाउंड में टूट जाते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को हम लोग यूज करके टरबाइन को घुमाते हैं और टरबाइन से हम लोग बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं चल रही है, यहाँ पे बात क्या चल रही है कि जब वो दो पार्ट में डिवाइड हुए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, अब उस चीज का तो कोई जो एटॉमिक पावर प्लांट है वो कुछ नहीं करेगी, तो वो तो उनका वेस्ट मटेरियल है ना, वो क्या है, उनके लिए वेस्ट है, तो उस वेस्ट को क्या करना पड़ेगा, उनको फेंकना पड़ेगा। लेकिन वो वेस्ट ऐसे ही नहीं फेंक सकते भैया, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होते हैं। कैसे, क्या होते हैं वो, रेडियो एक्टिव। और अगर ये रेडियो एक्टिव, ठीक है, अगर ये कंपाउंड्स किसी के हाथ पैर पे लग गए, किसी भी ऑर्गेनिज्म के हाथ पैर पे लग गए, तो उनको स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। तो इसको डिग्रेड करने के लिए भी कुछ बैक्टीरियाज अवेलेबल है, जो आपने उस लेसन में पढ़े थे, याद है, ठीक है, इसको डिग्रेड करने के लिए भी बहुत सारे बैक्टीरियाज दुनिया में अवेलेबल है। समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है, क्लीन टेक्नोलॉजी ये समझ में आ। नेक्स्ट क्या है, दैट इज अवर स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल। क्या बोल रहे हैं इसमें, आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे न्यूज सुने होंगे कि बहुत बड़ी बड़ी जहाज जाती है शिप्स में, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी जहाज जाती रहती है इसके अंदर, सीज के अंदर, ओशंस के अंदर, कभी कभी वो जहाज डूब जाती है। जैसे आप लोगों ने टाइटैनिक का एग्जांपल सुना होगा। तो ये जहाज चलती किस पे, इसके अंदर भी तो फ्यूल लगता होगा, ठीक है, तो ये जहाज किस पे चलती है, नॉर्मली पेट्रोलियम पे चलती है। और अगर ये जहाज फॉर एन एग्जांपल
बाई चांस किसी भी चीजों की वजह से या फिर तूफान की वजह से क्या हो गई, डूब गई, ठीक है, इन जनरली अगर वो डूब गई तो इसके अंदर जो पेट्रोलियम होगा, ठीक है, जो फ्यूल गैस होगी वो क्या हो जाएगी, पूरे के पूरे ओशन के ऊपर फैल जाएगी, क्योंकि जो गैसेस होती है, ऑयल्स होते हैं, उनका जो हम लोग बोल सकते हैं डेंसिटी होता है वो हल्का होता है वाटर कंपैरिजन में, और सी वाटर का तो डेंसिटी और भी ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर क्या मिला होता है, सॉल्ट मिला हुआ रहता है, तो उसकी डेंसिटी और भी ज्यादा होती है, तो जिसके वजह से सी वाटर नीचे हो जाता है और इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है ऑयल की, ठीक है, उसके ऊपर क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है ऑयल की। इस चीज को हम लोग बोलते हैं दैट इज स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल। पेट्रोलियम ऑयल क्या हो चुका है, स्पिल हो चुका है आपके पूरे के पूरे ओशन फ्लोर के ऊपर। अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये कर सकते हो, इतना बड़ा ओशन है उसके ऊपर आप धीरे 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 करके वो पानी को निकालोगे क्या, नहीं निकाल सकते ना। और अगर आप पानी को नहीं निकालोगे तो उस जो हवा में जो ऑक्सीजन है वो पानी के अंदर नहीं मिक्स होगा, और अगर ऑक्सीजन पानी के अंदर नहीं मिक्स होगा तो पानी के अंदर जो रहने वाले एक्वाटिक एनिमल्स है या फिर एक्वाटिक प्लांट है उन तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगा, और अगर उनको ऑक्सीजन नहीं मिला, ठीक है, उनको अगर ऑक्सीजन नहीं मिला तो उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा खतरे में आ सकती है। सही ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा जो फिशेस होती है, जो अलग अलग टाइप के एक्वाटिक प्लांट्स, एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, वो पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसी को लेते हैं फेरिंग्स के थ्रू, ठीक है, फेरिंग्स बोल रहा हूं, गिल स्लिट्स के थ्रू लेते हैं वो लोग। सही है, तो वो कैसे लेंगे, जब इसके ऊपर एक ऑयल की लेयर चढ़ गई है तो वो ऑयल मिक्स ही नहीं होने देगी उस ऑक्सीजन को वाटर के अंदर, तो उसके लिए हम लोग कुछ माइक्रोब्स यूज करते हैं भैया। कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या, आपके पेट्रोलियम, ठीक है, इन हाइड्रोकार्बन को डिकम्पोज कर सकते हैं दो चीजों में, एक CO2 और एक वाटर, ठीक है, एक CO2 और एक वाटर। तो वाटर तो भैया पहले से अवेलेबल है, CO2 क्या है, गैस, गैस बनके वो क्या हो जाएगी, उड़ जाएगी। क्लियर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज डिकम्पोजिशन। समझा, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया क्या कर सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं। कौन कौन से बैक्टीरिया, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, दैट इज सुडोमोनास की एक स्पीशीज, ठीक है, सुडोमोनास की कुछ स्पीशीज है, ये काम कर सकती है। फिर एल्कोनोवोलेक्स बुरवेकेनेमिज्म, ठीक है, ये भी कुछ ऐसे स्पीशीज जो क्या कर सकती है, देखो बॉरक्यूमेंसिस, ठीक है, बॉरक्यूमेंसिस, एल्कोमेनेसिस, ये क्या कोई स्पीशीज है जो क्या कर सकती है, इस हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट कर देगी, दैट इज O2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे है सुडोमोनास स्पीशीज, ठीक है, सुडोमोनास के स्पीशीज है। समझ में आया क्या बोला मैंने, समझ में आया, स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल समझ में आ गया। और कुछ यहाँ पे चीजें दी हुई है, जैसे पेट, ठीक है, पेट क्या होता है, दैट इज पॉलीइथीन, ट्रेम्फ्राटैलिन और पॉलीईस्टर, ठीक है, पॉलीइथीन, समझ में आ रहा है ना। पॉलीइथीन मतलब क्या, आपके जो प्लास्टिक के बॉटल्स होते हैं, देखा होगा ना आप लोगों ने प्लास्टिक के बॉटल, वो कितने हार्ड होते हैं, ठीक है, वो किससे बना हुआ है, दैट इज इस चीज से बना हुआ है, यानी पेट से बना हुआ है, ठीक है, किससे बना हुआ है, ये पेट से बना हुआ है। अब आप लोगों ने देखा कि हम लोग बहुत सारे प्लास्टिक के बॉटल यूज करते हैं। अगर आप नॉर्मली कोई सॉफ्ट ड्रिंक खरीदोगे तो उसके अंदर ही वो प्लास्टिक के बॉटल में हम लोग को मिलता है ना, और हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद उसको फेंक देते हैं। बहुत सारे बच्चे उसको वाटर बॉटल की तरह यूज करते हैं, लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं, उसको जनरली फेंक दिया जाता है। या फिर हम लोग को जो पानी का बॉटल मिलता है, ठीक है, पानी का बॉटल ट्रेन स्टेशन पे या फिर कहीं पे भी आपको पीने के लिए मिलता है, जो उसमें भी वो भी किससे बना हुआ था, प्लास्टिक बॉटल से बना हुआ रहता है। तो अगर आप इस चीज को फेंकोगे, आप देखो प्लास्टिक का बॉटल डिग्रेड नहीं हो सकता, सही बात है, प्लास्टिक का बॉटल कभी भी डिग्रेड नहीं हो सकता, प्लास्टिक डिग्रेड नहीं हो सकती, सही है। तो इसको ये क्या बोल सकते हैं हम लोग कि ये हमारा जो पॉल्यूशन है उसको बढ़ा रहा है, सही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, कचरा बढ़ रहा है, तो इसको भी डिग्रेड करने के लिए कुछ ऐसे स्पीशीज अवेलेबल है दुनिया में। देख रहे हो, दुनिया में हर एक चीज का सॉल्यूशन है, बस अप्लाई करना आना चाहिए। सो कुछ स्पीशीज है जैसे विब्रो, ठीक है, विब्रो एक स्पीशीज है जो क्या कर सकती है, इस पेट को डिकम्पोज कर सकती है। फिर क्या है, एक एडोनिला, दैट इज सेकेंसिस, ठीक है, एडोनिला सेकेंसिस करके भी स्पीशीज है जो क्या कर सकती है, आपके पेट को डिकम्पोज कर सकती है, ठीक है, क्या कर सकती है, डिकम्पोज। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद एक और है, दैट इज एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन क्या होता है, आप लोग ने पढ़ा होगा जनरली कि बहुत सारे जो केमिकल रिलीज हो रहे हैं कंपनी के द्वारा, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड रिलीज हो रहा है, ठीक है, बहुत गैसेस रिलीज हो रहे हैं ना, बहुत सारे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऐसे बहुत सारे टाइप के क्या रिलीज हो रहे हैं, एसिडिक चीजें रिलीज हो रही है गैसेस के फॉर्म में। अब वो गैसेस के फॉर्म में क्या हो रही है, देखो गैसेस एकदम हल्की होती है, उनका डेंसिटी बहुत कम होता है, तो वो ऊपर चली जाती है, और ऊपर जाके ऊपर जो टेम्परेचर है बहुत ही ज्यादा कम है, जिसकी वजह से ऊपर क्या फॉर्म हो जाता है, एक क्लाउड फॉर्म हो जाता है, सही है। अब क्लाउड फॉर्म हो गया, अब वो क्लाउड के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, वाटर। क्लाउड किससे बनता है, वाटर, ठीक है। और कौन सी गैसेस चली गई, दैट इज SO4 चला गया, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, H2SO4 हो गया। उसके बाद क्या है, दैट इज आपका नाइट्रिक एसिड,
HNO3 हो गया, ठीक है। ऐसे बड़े सारे एसिड्स किसके, वाटर से मिलके ये सारी चीजें एसिड बना लेते हैं, और जब वहां उस एरिया में बारिश होगी तो उसके अंदर, उस वाटर के अंदर H2SO4 भी प्रेजेंट होगा और HNO3 भी प्रेजेंट होगा। समझ में आ रही बात? और ऐसे पानी, ठीक है, ऐसा एसिड अगर एरिया में गिरे तो वहां से बहुत सारे चीजों पे नुकसान हो सकता है, बहुत सारे प्लांट्स को नुकसान हो सकता है, बहुत सारे एनिमल्स को नुकसान हो सकता है। अभी हाल ही में कुछ न्यूज आई थी ना कुछ साल पहले कि हमारा जो मॉन्यूमेंट है अपना ताजमहल, ठीक है, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा एसिड रेन हो चुकी है, जिसके वजह से जो व्हाइट मार्बल्स है वो येलो हो रहे थे, ठीक है। तो उसके आसपास क्यों ऐसा हो रहा था? क्योंकि उसके आसपास बहुत सारी इंडस्ट्रीज प्रेजेंट थी, तो उन इंडस्ट्रीज को क्या किया गया है, हटाया गया है अभी, और उन मार्बल्स को क्या कर दिया गया है, साफ कर दिया गया। समझ में आ रही बात? तो इन एसिड रेन्स को भी डिकम्पोज करने के लिए कुछ बैक्टीरिया आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे एसिडोफिलस स्पीशीज है, ठीक है, एक स्पीशीज है एसिडोफिलस की, और एसिडोबैसिलस फेरोक्सिल्स, ऐसे कुछ स्पीशीज यहाँ पे एसिड रेन को डिग्रेड करने के लिए भी प्रेजेंट है। क्लियरली समझ में आ गया? ठीक है, आ जाओ अपनी नेक्स्ट चीज पे, दैट इज माइक्रोबियल इनोकुलेंट। ठीक है, माइक्रोबियल इनोकुलेंट क्या होता है? आप लोग ने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में कभी सुना होगा? नाइट्रोजन साइकिल के बारे में सुना होगा? नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं आपके सॉइल के अंदर, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन काम करते हैं, और उस नाइट्रोजन को आपका जो प्लांट है वो यूज करेगा, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन की जरूरत है, चाहे आपको डीएनए बनाना हो, चाहे आपको अमाइनो एसिड बनाना हो, ठीक है, आपको क्या लगेगा, नाइट्रोजन लगेगा। सही है, तो इन सारी स्पीशीज को, जो स्पीशीज नाइट्रोजन फिक्सेशन में या फिर ऐसे और ऐसे जो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो एटमॉस्फेयर से लेके आपको कन्वर्ट कर देते हैं ऐसे फॉर्म में जिसको क्या कर सकते हैं, प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनोकुलेंट। समझ में आ गई बात? ठीक है, ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, इनोकुलेंट। बस इतना ही दिया हुआ है आपके बुक में, ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ है। समझ में आ गई बात? समझा? तो ऐसे माइक्रोब्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज माइक्रोबियल इनोकुलेंट। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट है दैट इज बायो इंसेक्टिसाइड। बायो इंसेक्टिसाइड मतलब क्या होता है? नॉर्मली हम लोग क्या होता है, जो बहुत सारे ये हो जाता है एग्रीकल्चर में, हम लोग बहुत सारे प्लांट उगाते हैं, तो उसके ऊपर हम लोग को पेस्टिसाइड डालने पड़ते हैं। सही है, उसके हम लोग को ऊपर क्या डालने पड़ते हैं, पेस्टिसाइड। और ये पेस्टिसाइड मोस्टली किससे बने होते हैं, केमिकल से बने हो, जैसे यूरिया हो गया। तो इससे हमारा जो बैक्टीरिया है वो तो मर जाते हैं, लेकिन प्लांट के ऊपर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और उसी को हम लोग बाद में खाने वाले हैं, तो हमारे बॉडी के ऊपर बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो अभी के टाइम पे साइंटिस्टों ने क्या किया गया है, साइंटिस्टों ने पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने की कोशिश की है। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट कैसे बनाएंगे हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट जो लेसन है उसमें स्टडी करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाएंगे, मतलब हम ऐसे प्लांट्स बना देंगे जो खुद ही रेजिस्टेंट है। मतलब अगर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको खाने आए ना, तो वो ऑर्गेनिज्म ही मर जाए, तो समझ लो वो खाने आएगा, वो उसको मर जाएगा, तो वो जो प्लांट्स है वो ऑर्गेनिज्म उसको कभी खाएगा ही नहीं। समझ में आ रही? क्योंकि वो खुद ही मर जाने वाला है ना। तो इससे वो जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, खुद ही रेजिस्टेंट हो गया है। ठीक है, उन बैक्टीरिया से खुद ही क्या हो गया, वो रेजिस्टेंट हो गया है। ऐसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज बायो इंसेक्टिसाइड। ठीक है, ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, दैट इज बायो इंसेक्टिसाइड। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, समझ में आ गया? सो जो नेक्स्ट चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, इसमें हम लोग ये जो चीज है ना, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये चीजें होती कैसे हैं, कैसे हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज करके पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को हम लोग बना सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, सो आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ में आया होगा, आप लोगों को बहुत सारी चीजें नई चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अगर आप नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, और हमारा जो बेल आइकन है उसको भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि जो आने वाले वीडियोस है उसके नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। क्लियर है? समझ में आ गया? सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।